होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ये अपनी 15th क्लास है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में। ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिनका सेम एम था। क्या एम था वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उनके फेल्यूर्स क्या रहे। इस पर्पज को जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, इनका जो पर्पस था लोगों का, वो फेल कैसे हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट था जो कि इंग्लैंड के चर्च के लिए था। ये 1833 में स्टार्ट हुआ था। अब बात करें इस मूवमेंट के और बारे में, तो ये एक रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट था जो कि इंग्लैंड के चर्च के लिए था। 1833 में स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में और अभी डिटेल हो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम इस मूवमेंट के बारे में बात करें तो ये इंग्लैंड में चल रहा था, और उस दौरान लोग जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे। मीन्स पहला प्रोटेस्टेंटिज्म, जिसमें लोग पोप का मतलब रूस, वहाँ के जो पोप हैं, जो पादरी हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो सबसे बड़े पादरी माने जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन लॉजिकली, रेशनली। अंधभक्त नहीं बनते वहाँ पर। ऐसा नहीं होता है कि बस उनकी बातें 100% मान ली जाएं, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाई देते हैं कैथोलिसिज्म। ये पोप को फॉलो करते हैं कम्प्लीटली ब्लाइंडली। तो यहाँ इन दोनों के बीच में विवाद होता है। विवाद का मतलब यहाँ पर कोई वॉर नहीं होता है, विचारधाराओं में परिवर्तन लाने की कोशिश होती है। अब जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो पोइट्स थे, जो लोग थे या जो राइटर्स थे, और जो मूवमेंट के लोग से जुड़े हुए थे, जो कि कैथोलिसिज्म से रिलेटेड थे, उनका मानना ये था कि कैसे भी करके जो लोग पोप को लॉजिकली या रेशनली फॉलो करते हैं, 100% फॉलो नहीं करते हैं, उनको कैसे भी करके फॉलो उनको करवाया जाए। तो जो उस टाइम पर कैथोलिसिज्म का जो बिलीफ था, जो वहाँ से समाप्त हो चुका था, उस ट्रेडिशन को कैसे करके वापस लाया जाए, ये उनका अटेम्प्ट था। वहाँ पर एक एंग्लिकन चर्च भी स्थापित किया गया था। ये वो चर्च था जिसमें वो लोग उनको चर्च को मानते थे, इस वाले को, जो पोप को लॉजिकली फॉलो करते थे, 100% फॉलो नहीं करते थे। मींस जो लोग कैथोलिसिज्म को ज़्यादा नहीं मानते थे वो एंग्लिकन चर्च में जाते थे। अब इस एंग्लिकन चर्च के बारे में कुछ विशेषताएं वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। उस समय इंग्लैंड जो था, मींस जब लोग पोप को लॉजिकली फॉलो नहीं करते थे, उस समय इंग्लैंड जो था वो कैथोलिक कंट्री माना जाता था। अब सिंप्लिसिटी और एलोब्रेट करना सेरेमनीज़ को, मीन्स कुछ ऐसी रीति रिवाज जिनको लॉजिकली फॉलो करना चाहिए, 100% नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना। रेशनैलिटीज़, तार्किक रूप से चीज़ों को एनालाइज करना, ये सही है कि गलत है। क्योंकि जब इंग्लैंड विकसित हो रहा था तो वहाँ पे साइंस और इंडस्ट्रियल काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई थी। तो इंडस्ट्री और साइंस की ज़्यादा विकसित होने की वजह से लोग लॉजिकली सोचने लगे थे, वो खुद की भी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगे थे, और नए नए जो राइटिंग्स आ गई थी समाज में, उनको एनालाइज करने के बाद वो लोग लॉजिकली सोचने लगे थे। इसके अलावा जो पुराने रीति रिवाज थे, उनसे लोगों का विश्वास धीरे धीरे करके उठने लगा था। क्योंकि जो लोग पुराने रीति रिवाज को मानते थे वो कैथोलिसिज्म को फॉलो करते थे, और जो पुराने रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते थे उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। तो बेसिकली जो चार चीज़ें थीं वो एंग्लिकन चर्च के जो लोग थे वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे कि पुरानी चीज़ों को या पोप को आप वही चीज़ों को फॉलो करें जो सही हैं। तो ये इसके फैक्ट रहे हैं। अब बात करें इस मूवमेंट का एम क्या था। तो इस मूवमेंट का एम ये था कि जो पुराने जो चर्च हैं उनकी जो डिग्निटी, उनकी जो शान है, उनका जो विश्वास है लोगों से जो हट गया है, उसको वापस लाया जाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चर्च को तो सभी लोग मानते थे, चाहे वो पोप को माने या ना माने, लेकिन पोप कुछ उस समय ऐसी बातें या फिर चर्च के द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली जाती थीं जो गलत थीं, लेकिन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जिससे बाइबल को वो एलोब्रेट कर सकें, चीज़ों को समझ सकें लॉजिकली। इस वजह से वो मानते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस में वृद्धि हुई तो लोगों के अंदर से वो अवधारणा अलग अलग होने लगी, गलत चीज़ें बाहर निकलने लगी। तो इस मोमेंट के लोगों का ये था कि लोगों की जो पहले विचारधारा थी साइंस के आने से पहले या नॉलेज आने से पहले, बस वैसे ही फिर से वो हो जाएं। तो ये इनका पहला पर्पस था। उनकी लड़ाई जो थी वो लिबरलिज्म से थी कि इंसान को जो लिबर्टी मिले,
वो ठीक है, लेकिन विचारधाराओं से वो अलग ना हो, उसको फिर से वैसे ही लाया जाए। तो कई सारे प्रोज राइटर्स को यहाँ पे बुलाया गया, बुलाने का मतलब इसमें इंक्लूड किया गया, और उनसे कहा गया कुछ ऐसे वर्क्स लिखें जिससे लोग पढ़ करके कैथोलिज्म की तरफ फिर से मुड़ आएँ, यानी कि फिर से वापस चले आएँ। तो इसके लिए कई सारे राइटर्स ने अलग अलग काम किया है। हालांकि वो भी पोप को मानते थे लॉजिकली, लेकिन वो इस काम में भी लग गए थे। तो पोइट्स जो थे उस समय के, वो कैथोलिज्म के फेवर में थे। इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी थी? एक तो होली कैथोलिक थी और एक एपिस्टोलिक चर्च था। एपिस्टोलिक चर्च का मतलब होता है ईसा मसीह से संबंधित। तो ये दो इसकी ब्रांचेस थी। अब इनका एम जो था वो इसलिए फेल हो गया था क्योंकि इनके पास अपने मकसद को समझाने के लिए या पुराने जो फैक्ट्स थे उनको समझाने के लिए इनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी या पर्याप्त चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ें गलत थी वो कहीं ना कहीं साबित हो चुकी थी साइंस के बेस पर। और हिस्ट्री को लोगों ने जब ऑब्ज़र्व किया कि चीज़ें जैसी जैसी बताई गई थी, जैसे जैसे लोगों ने पहले की थी, वो वैसी ही नहीं होती हैं रियल में। तो जब हिस्ट्री और साइंस के बेस पर चीज़ों को एनालाइज किया गया तो कैथोलिसिज्म के जो फॉलोअर्स थे वो उन लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए और वो उस चीज़ में फेल रहे। इस टाइम के जो प्रोमिनेंट राइटर्स माने जाते हैं वो न्यूमैन को श्रेय दिया जाता है, और इसके अलावा वॉल्टर पीटर और 2-3 लोग और भी इसमें इंक्लूड थे। तो सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट एज के माने जाते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में एक सामंजस्य बिठाने के लिए और उन लोगों को कैथोलिज्म में इंक्लूड करने के लिए एक एफर्ट्स लगाए गए थे जो बाद में असफल रहे थे। आई होप आपको सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे।